नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे मौर्य साम्राज्य की, और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हमने चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र बिंदुसार और उसके पश्चात बिंदुसार के पुत्र अशोक के विषय में कुछ चर्चा की थी। आज हम अशोक के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि पिछले जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत हमने देखा कि 273 ईसा पूर्व से लेकर के और 232 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो सम्राट अशोक का रहा। परंतु अशोक का राज्याभिषेक 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के पश्चात 269 ईसा पूर्व में हुआ। और हमने यह भी चर्चा की थी कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख हैं, और इसके साथ साथ अशोक के अभिलेखों में उसका नाम अशोक न मिलकर के उसके द्वारा धारण की गई 2 उपाधियां मिलती हैं, देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी। केवल मात्र 2 ही अभिलेखों की हमने ये बात की थी कि मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख हैं उन्हीं में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यद्यपि आपके राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये 2 ही अभिलेख दिए हुए हैं, मास्की और गुर्जरा, परंतु वास्तविकता में 2 अभिलेख और ऐसे हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, एक नेट्टूर और दूसरा उदयगोलम। ये कर्नाटक से प्राप्त अभिलेख हैं, इनमें भी अशोक का नाम अशोक मिलता है, लेकिन यहाँ आपको केवल 2 ही नाम ध्यान रखने हैं, मास्की और गुर्जरा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में इन्हीं का विवरण दिया गया है। आगे हम बात कर रहे हैं आज अशोक के बारे में। देखिए, अशोक जो महान सम्राट की अशोक को संज्ञा दी गई है वो उसके युद्धों की में विजयों के लिए नहीं दी गई है, उसके साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं दी गई है, बल्कि अशोक के द्वारा जो धम्म नीति लागू की गई और इसके साथ साथ जो उसने प्रशासनिक नीतियों का प्रतिपादन किया, उस धम्म नीति और उस प्रशासनिक नीतियों के कारण से उसे महान शासक के रूप में जाना जाता है। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान, इन सब के लिए प्रयास किया, सार्वजनिक और लोक कल्याण के कार्य करवाए। इसके साथ साथ उसने राजा के लिए, प्रजा के लिए और अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए भी संहिता तैयार करवाई कि किस प्रकार से राजा, प्रजा और कर्मचारियों या अधिकारियों के कर्तव्य होने चाहिए और उन कर्तव्यों का उन्हें पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रजा, राजा और नौकरशाही के लिए उसने संहिता तैयार करवाई। इसके साथ साथ अशोक का जो उद्देश्य था वो एक राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य था। राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य है कि संपूर्ण जो साम्राज्य है उसका वो एक राष्ट्र के रूप में हो, अर्थात सभी को एक राष्ट्र के रूप में, एक नागरिक के रूप में मान्यता दी जाए, सभी व्यक्ति उस राष्ट्र की संतान कहलाएं। इसके साथ साथ प्रजा से वह व्यक्तिगत रूप से संपर्क करता था और प्रजाहित के कार्य करता था। इसके साथ साथ धम्म यात्राएं अशोक ने की और प्रतिवेदक या अन्य कर्मचारियों की उसने नियुक्ति की। प्रतिवेदक से तात्पर्य है कि जनता की गतिविधियों की जो सूचनाएं हैं वो प्रतिवेदकों के माध्यम से अशोक तक पहुंचाई जाती थी, और उनके दुख दर्द को समझते हुए अशोक उसी प्रकार से जनता के कल्याण हेतु कार्य करता था। इसके साथ साथ प्रजा के आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान का भी अशोक ने ध्यान रखा, लेकिन आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान के साथ साथ उसने जो उत्पादन इकाइयां हैं उन पर भी विशेष ध्यान दिया, उनका भी विकास किया। उत्पादन के क्षेत्र में भी उसने काफी विकास किया ताकि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। इसीलिए इसके साथ साथ उसने धन का पुनर्वितरण करवाया, लोक कल्याण के कार्य किए, सार्वजनिक हित के कार्य किए। इन सब के कारण से जो अशोक की प्रजा थी, जो आम जनता थी, उसकी क्रय शक्ति में वृद्धि हुई, अर्थात लोग जो थे उनको उनके दुख दर्द कम हुए और खुशहाली आई। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग वर्तमान उड़ीसा का जो क्षेत्र है वह कलिंग कहलाता था। अब यह आक्रमण अशोक के द्वारा किया गया, और इस समय ये जो आक्रमण किया गया था इसके विषय में खारवेल नामक एक शासक था कलिंग का, जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख था। उस अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था, और इसके साथ साथ यह भी पता चलता है इस अभिलेख से हमको कि इस समय नंदराज नाम का कोई शासक संभवतः कलिंग पर शासन करता था, जिसके समय अशोक ने आक्रमण किया था। अब यहाँ देखिए, कलिंग पर आक्रमण के कारण क्या थे। तो कलिंग पर आक्रमण के विद्वान अलग अलग कारण बताते हैं। विद्वानों का यह मानना है कि
कलिंग जो है, कलिंग पर आक्रमण करने का प्रथम उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करना था, अर्थात संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोना था। अशोक ये चाहता था कि जो राज्य क्षेत्र उसके साम्राज्य की सीमाओं से बाहर हैं, उन्हें साम्राज्य की सीमाओं में मिला करके और एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण किया जाए और संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया जाए। इसके साथ साथ कलिंग जो है वो हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध था और उस समय युद्ध आदि के अंतर्गत हाथी अति महत्वपूर्ण होते थे, इसलिए अशोक वहां से हाथी भी प्राप्त करना चाहता था और समुद्र तट के किनारे स्थित होने के कारण से कलिंग व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर राष्ट्र निर्माण या संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोना, हाथियों की प्राप्ति और व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण से अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस कलिंग आक्रमण के क्या परिणाम निकले। तो देखिए, अशोक द्वारा जो कलिंग पर आक्रमण किया गया था, इस कलिंग आक्रमण के अंतर्गत लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों जो है वो घायल हो गए। इतने बड़े नरसंहार को देख करके और अशोक का जो था हृदय जो था वो परिवर्तित हो गया और उसने बहरी घोष को छोड़ करके और धम्म घोष अपना लिया था, अर्थात युद्ध नीति को त्याग करके और उसने धम्म की नीति को अपना लिया था। अब यहाँ पर धम्म क्या है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, धम्म के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये बात कैसे पता चलती है, अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें वो कलिंग युद्ध पर पश्चाताप व्यक्त करता है। तात्पर्य ये है कि इतने बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने से, इतने बड़े नरसंहार के कारण से उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसे इस बात का पश्चाताप हुआ कि उसके कारण से, इस युद्ध के कारण से इतने लोगों की जान चली गई। यह पश्चाताप वह अपने 13वें शिलालेख में करता है और इसी शिलालेख के अंतर्गत यह पता चलता है कि इस समय उसने इस पश्चाताप के तौर पर बहरी घोष यानी कि युद्ध नीति को त्याग करके धम्म घोष को अपना लिया था। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत यद्यपि अशोक के पश्चात अनेक उत्तराधिकारी हुए, परंतु वो सभी अयोग्य उत्तराधिकारी थे। और इसके साथ साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि अशोक जो है, अशोक के पश्चात आने वाले उत्तराधिकारियों में मौर्य जो अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य उत्तराधिकारी था, वो वृद्धरथ था और वृद्धरथ की जो हत्या है वो उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और उसकी हत्या करके 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि 322 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ मौर्य वंश, उसका अंत 185 ईसा पूर्व में हो गया था। इसके पश्चात शुंग वंश हमको उत्तर भारत में मगध के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अशोक के धम्म, उसकी प्रशासनिक नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।